स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो श्रृंखला के तीसरे वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो के हम कक्षा में भी जुड़ने वाले हैं जो कुछ दिनों बाद 2 दिनों बाद होगा, जिसमें आप सभी शामिल होंगे। और उस कक्षा में अच्छी तरह से सहभागी हो पाने के लिए और उस कक्षा का लाभ उठाने के लिए या फिर उस कक्षा को अच्छी तरह से समझ पाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और इसकी जानकारी को आप समझने का प्रयास करें। और इससे संबंधित जो भी सवाल इत्यादि होंगे जिसे आप समझने में अभी कठिन महसूस कर रहे होंगे, उसका जवाब हम जो हमारा क्लास होगा, जूम क्लास, उसमें हम आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये आवश्यक है कि आप इस वीडियो को देखें। यदि आपने अभी तक के पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है इस श्रृंखला के, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा समय निकाल करके तकरीबन 20-25 मिनट की 2 और वीडियो हैं, पहले और दूसरे वीडियो को आप देखें ताकि आप समझ सकें कि इसके पहले किन विषयों पर बातचीत की गई है, कहाँ से हम इस पूरे मुद्दे के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैसे के जो कहानी हम सीख रहे थे, पैसे की जिस यात्रा को हम सीख रहे थे, उस यात्रा में हम और आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ से आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो का जो श्रृंखला है या फिर इस वीडियो का जो नाम है वो मैंने रखा है पैसे का इतिहास, विकास और वर्तमान प्रणाली, और किस प्रकार से पैसा समय के साथ साथ बढ़ते हुए अपने रूप को बदलता है और वो अन्य किन किन दूसरे संस्थानों के साथ या फिर दूसरे बातों को भी जन्म देता है, और जो पहले से मौजूदा बातें हैं उनके साथ मिलकर किस तरह से काम करता है। तो समय के प्रवाह के साथ समय किस तरह से आगे बढ़ता है। जैसे हम जानते हैं कि नदी जब बहती है तो वो सीधी रेखा में नहीं बढ़ती है, लेकिन जिस दिशा में वो ढलान पाती है उसी दिशा में बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ वो अपने रास्ते को भी अदल बदल करती है। उसी प्रकार से हमारे समय के इस्तेमाल और ऊर्जा के मिश्रण के साथ हम जिन वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, जिन सेवाओं का उत्पाद करते हैं, वो उत्पाद के रूप में जमा होकर और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए व्यापार का रास्ता लेती है और फिर नदी में तब्दील पैसे की नदी में तब्दील होकर बहती है। और फिर जब जब जैसे जैसे हम देखते हैं कि नदियों का जहाँ जहाँ बहाव होता है वहाँ वहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलाव होते हुए देखते हैं। यदि आप इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं और आप प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन जितने भी सभ्यताएं हुई वो नदी के तट पर हुई। चाहे आप किसी भी सभ्यता की बात करें, चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें तो वो नील नदी के तट पर हुई, चाहे आप सुमेरी सभ्यता की बात करें तो वो मध्य पूर्व में पाई जाने वाली जो यूफ्रेटिस नदी है उसके तट पर हुई। फिर आप हमारे यदि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करें तो वो सिंध नदी के तट पर बसी। उसी प्रकार से चीन के भी सभ्यताएं हैं, वो भी नदियों से ही जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पैसा का बहाव भी आगे बढ़ता है और ये साथ ही साथ जिस जिस जगह पर जाता है वहाँ के बातों को ये परिवर्तित करता है, वहाँ के नज़ारे को ये बदलता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पैसे की उत्पत्ति और वर्तमान बैंकिंग और सरकारी प्रणाली के इसके साथ क्या संबंध है, इसके समझ के बारे में ही ये वीडियो है, और ये हमें इनके बीच के संबंध को समझने में सहायता करेंगे। पैसे, वर्तमान बैंकिंग प्रणाली और वर्तमान सरकारी जो तंत्र है उसमें क्या संबंध है, इसे समझने में हमें ये सहायता करेंगे। तो कौन कौन सी बातों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पुनरावलोकन से शुरुआत करेंगे। पिछले हमने जो कुछ भी अभी तक देखा है, सीखा है, उसको एक पलक झपकते हुए हम जल्दी से देखकर फिर वहां से हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम पैसे के यंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि इस प्रकार से मैं इस विषय वस्तु को सजाऊं ताकि आपके समझने में ही नहीं लेकिन आपके याद रखने में भी आसानी हो। तो सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो पैसे के यंत्र, पैसे का जो यंत्र है उसे समझने के बारे में होगा। दूसरा जो है वो बैंक का मंत्र को समझने के बारे में होगा, और तीसरा जो है वो सरकार के तंत्र को समझने के बारे में होगा, और फिर इसका अंत हम 3 सूत्रीय सारांशों के साथ करने वाले हैं। ये हमारे आज के सीखने के विषय होंगे।
पुनरावलोकन में हम ये देखने वाले हैं कि पैसे की भाषा, सुर संगीत एवं नृत्य नाटक, इससे हम समझने का प्रयास कर रहे थे पिछले वीडियो में। खास करके कैसे पैसा एक भाषा है, इसे हम परिभाषित करने का जब प्रयास कर रहे थे और समझने का प्रयास जब कर रहे थे, वो हमने देखा कि किस प्रकार से एक केंद्रित भाषा है जो बैंक और अन्य सरकारी तंत्र के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये एक नियंत्रित भाषा है और ये व्यापार और लेन देन की स्थिति को सुगम बनाता है, सरल बनाता है और संभव बनाता है। यदि ये भाषा है तो इसमें उपलब्ध सुर संगीत भी होंगे और नृत्य नाटक भी जरूर होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हर भाषा के अपने सुर संगीत और नृत्य नाटक होते हैं, यदि पैसा एक भाषा है तो जरूर उसके भी अपने सुर संगीत और नृत्य नाटक है। मैं सोचता हूँ ये तो एक कविता की भांति कहने की बात है, लेकिन मैं सोचता कि आप में से कई सारे लोग समझ भी रहे होंगे जब मैं कहता हूँ कि इसके सुर संगीत और नृत्य नाटक, तो आप इसका तात्पर्य भी समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से इसके संगीत को हम सुनते हैं और नृत्य में हम शामिल होते हैं, नाटक को के हम दर्शक होते हैं। पैसा क्या है, इस बारे में मूल रूप से हमने ये देखा था कि इसके कुछ काम है, 3 मुख्य काम है जो पैसा करता है। पहला है मूल्य का भंडारण। गोदाम के रूप में हमने इसे समझा था कि ये मूल्य के गोदाम के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पे आपके द्वारा समय और ऊर्जा का जो मिश्रण होता है, दोनों मिलकर जो आप काम करते हैं, उसके द्वारा मूल्य निर्माण होता है। ये मूल्य निर्माण वस्तुओं के रूप में होता है, चाहे वो अनाज के रूप में हो या भेड़ बकरियों के रूप में हो या फिर सेवाओं के रूप में होता है, जहाँ पे शिक्षा इत्यादि हो या फिर आप किसी प्रकार का कोचिंग इत्यादि देते हैं, करते हैं, तो ये सारी चीजें सेवाएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रकार की भी सेवाएं उपलब्ध करते हैं, कई प्रकार की सेवाएं हैं। तो इसका भंडारण या इसको जमा करके हम रखते हैं पैसे के रूप में, तो ये पैसा मूल्य का भंडारण का काम करता है। तो एक तरह से यदि आप सोच सके तो सिर्फ अभी वर्तमान के लिए ही काम करके पर्याप्त रूप से खाने उगाने के लिए ही नहीं, लेकिन कितने पैमाने में या फिर किस हद तक यदि हम ऊर्जा और समय का मिश्रण सही अनुपात में करें, ताकि हम आने वाले समय के लिए भी उस ऊर्जा को बरकरार रख सकें। तो उस ऊर्जा का हम उत्पाद करते हैं उपभोग की वस्तुओं के रूप में, अनाज, जानवर इत्यादि, और फिर सेवाओं के रूप में, और फिर उन्हें ही संगठित करके इकट्ठा करके रखने का एक और तरीका या फिर और अधिक उन्नत तरीका है, वो पैसा है। दूसरा है लेन देन का माध्यम। पैसे के बगैर लेन देन करना बहुत संभव नहीं है। वर्तमान के समय में यदि आप किसी भी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, फोन खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, या इन्हीं सामानों को यदि बेचने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये एक लेन देन का माध्यम भी है, व्यापार का माध्यम भी है। और तीसरा और अंतिम है ये मूल्य को गिनने का तरीका है ना। जिस प्रकार से भार को गिनने का तरीका ग्राम है, समय को गिनने का तरीका सेकंड, मिनट, घंटा इत्यादि है, और उसके बाद यदि हम द्रव्य को गिनना चाहते हैं, पानी को गिनना चाहते हैं, दूध इत्यादि गिनना चाहते हैं हम, तो उसे लीटर, मिलीलीटर, इस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं। लेकिन यदि हमें मूल्य को गिनती करना हो, यदि मूल्य का हमें गिनती करना हो, तो उसकी गिनती हम किस प्रकार से करेंगे? हम उसकी गिनती पैसे के माध्यम से करेंगे। यदि हमें 2 वस्तुओं के बीच में जानना है कि कौन बेहतर है, तो सबसे पहले हम उसके दाम को देखते हैं और फिर हम मालूम करते हैं कि कौन किस प्रकार का है। कई बार बेहतर वस्तु बराबर बेहतर दाम, यानी ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता बराबर ज़्यादा दाम, वस्तु का ज़्यादा दाम होता है। इस प्रकार से ये हमें मूल्य को गिनने में सहायता करता है। यदि पैसा आज हमारे पास नहीं होता तो हम मूल्य को सही रीति से गिन नहीं पाते। ये तो रहा पैसे का काम, लेकिन इसके साथ साथ पैसे के कुछ गुण भी हमने देखे थे। किसी भी वस्तु के पैसे के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसके पास 6 गुण होना अनिवार्य है। सबसे पहला कि वो वस्तु टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊपन उसका गुण होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, तुरंत टूट कर बिखरने वाला नहीं होना चाहिए, आसानी से नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पारगमनशील होना चाहिए, मतलब आसानी से आप उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। जैसे हो सकता है कि आप पेड़ों के रूप में पैसे का चुनाव करें, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही सहज और आसान नहीं है, तो ये पारगमनशील होना चाहिए। तीसरा है स्वीकृति। सभी के द्वारा ये स्वीकार्य होना चाहिए, सभी के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जैसे
सिर्फ ये नहीं कि मैं इसे मानता हूँ, इसके मूल्य पर सहमत हूँ, लेकिन दोनों ही, यदि हम लेन देन कर रहे हैं तो दोनों ही उसके मूल्य पर सहमत होने चाहिए। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि मैं व्यापार खेल का यदि एक नोट लाऊं और आपको उसके द्वारा सामान आपसे खरीदना चाहूं तो शायद आप उसे स्वीकार न करें, क्योंकि वो एक स्वीकृत मुद्रा नहीं है। इसके बाद इसके एक और गुण है विभाजनीयता। वो छोटे टुकड़ों में बांटे जा सकनी चाहिए, जैसे कि 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इत्यादि छोटे अंश में ये बांटा जा सकता है। अगला है एक रूपता। जितने भी पैसे हो सभी का मोल बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर एक 100 रुपये का नोट है या एक 10 रुपये का सिक्का है और उसके बाजू में और 9 10 रुपये के सिक्के या 100 रुपये का नोट है, तो सभी का मोल बराबर है। ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा एक कम। और ख़ास करके आप इससे समझ सकते हैं भार के रूप में, जो हम आज के वीडियो में और अधिक विस्तार से देखने वाले हैं। शुरुआती जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, उनका भार से संबंध था सभी का। चाहे उनके शायद दिखने में वो एक दूसरे से अलग दिखते हों, लेकिन उनका भार सही मात्रा में होना चाहिए। यदि 1 रुपये का सिक्का है और वो 10 ग्राम का है, तो दूसरा भी जो सिक्का है, चाहे शायद वो ठीक वैसा ही ना दिखता हो, लेकिन उसका जो भार है वो बराबर होना चाहिए। 10 ग्राम होना अनिवार्य, एक रूप होना बहुत जरूरी है। और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है दुर्लभता। ये बहुत ही अधिक पैमाने में नहीं होना चाहिए, उपलब्ध बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। जितना अधिक मात्रा में ये उपलब्ध होगा उतना ही इसका मूल्य घटेगा। इसलिए जो कीमती धातु है, जैसे कि सोना अपने मूल्य को बनाए रखते हैं, उसकी तुलना में जो कम कीमती धातु है चांदी, इसलिए क्योंकि चांदी सोने की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये पैसे के गुण है और ये हमारा समाप्त होता है पहला हिस्सा, पुनरावलोकन। आइए हम यहाँ से आगे बढ़े और हम देखने समझने का कोशिश करें पैसे का इतिहास। पैसे का इतिहास किस प्रकार से, पैसा क्या है हमने तो ये समझ ही लिया है। पैसा क्यों हमें चाहिए, क्यों पैसे की हमें जरूरत है, ये भी हमने देखा है, सीखा है, जाना है। और आइए हम देखें यहाँ से आगे कि पैसे का इतिहास और विकास क्या है। तो जिस प्रकार से पुरातन समय में अपने समय और अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके लोग वस्तुओं का और जानवरों का उत्पाद करते थे। जैसे कि कोई यदि चरवाहा है तो उसके पास बहुत अधिक मात्रा में भेड़ें इत्यादि होती थी। यदि कोई अनाज उगाता है तो उसके पास बहुत अधिक मात्रा में चावल, दाल, तेल, सरसों इत्यादि ये सारी अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। और जब अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता तो फिर व्यक्ति सोचता कि इसे कैसे क्या रखा जाए, क्योंकि अपने उपयोग से अधिक जो कुछ भी होता है, यदि उसका निवारण सही ढंग से ना किया जाए तो फिर वो बर्बाद हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि यदि मैं एक चरवाहा हूँ और यदि आप एक खेतीहर व्यक्ति हैं, और यदि मेरे पास कुछ बकरियां हैं और आपके पास धान है, चावल है, तो शायद हम इन दिनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली, व्यापार के पहले तरीके, शुरुआती तरीके, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम, इस प्रणाली का शुरुआत हुआ। प्राचीन समाजों में लोग सामान और सेवाओं का सीधे आदान प्रदान करते थे। मैंने आपको बकरी दिया, आपने उतने ही मोल में मुझे चावल दिए या फिर मक्के दिए, और इस प्रकार से सीधे आदान प्रदान होता था। तो यह प्रणाली छोटी और स्थानीय आबादी में ठीक ठाक काम करती थी, लेकिन इसमें दोहरी चाहत की अनिवार्यता, कहने का मतलब दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत का समान होना चाहिए, के कारण कमियां थी। अनिवार्यता, यदि दोनों ही पक्ष को एक ही समान चाहिए, यदि आपको भी बकरी ही चाहिए और मुझे भी बकरी ही चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हम करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये इस परिस्थिति में हमारे पास आदान प्रदान करने के लिए, लेन देन करने के लिए एक ही वस्तु उपलब्ध है। और हो सकता है कि आपको बकरियां चाहिए लेकिन शायद मुझे बकरियां ना चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके एक बेहतर तरीका होना जरूरी था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बैलगाड़ी बनाते हैं और मैं खेतीहर हूँ, मैं धान लगाता हूँ और मैं आपसे बैलगाड़ी खरीदना चाहता हूँ। बैलगाड़ी की जरूरत तो मुझे है, लेकिन हो सकता है उसके एवज में जितना धान या चावल मैं देना चाहता हूँ उसकी जरूरत शायद आपको ना हो। ऐसी स्थिति में व्यापार कैसे संभव हो सकेगा। ऐसी स्थिति में यदि मेरे पास आपको देने के लिए और कोई दूसरा वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो शायद हमारे बीच में ये लेन देन हो ही नहीं सकता है। तो हाँ, ये शुरुआती तरीका था, लेकिन ये कई मायने में सीमित था और इसमें दोहरी चाहत की अनिवार्यता की स्थिति में व्यापार का होना संभव नहीं हो पाता था। तो ये पहला शुरुआत था।
तो फिर आगे किस प्रकार से लेन देन किया जा सकता है, इसका एक नया तरीका निकाला गया वस्तु मुद्रा के द्वारा। तो इस वस्तु मुद्रा में जिसे अंग्रेजी में कमोडिटी मनी कहा जाता है, नमक, अनाज या पशुओं जैसे वस्तु का उपयोग उनके अंतर्निहित मूल्य के कारण मुद्रा के रूप में किया गया। और फिर बाद में सोना और चांदी जैसे धातु लोकप्रिय हुई क्योंकि वे विभाज्य, छोटे हिस्सों में बांटने योग्य और अधिक टिकाऊ थे और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते थे। जैसे आपने यहाँ उदाहरण पहले ही देखा, नमक, अनाज या पशुओं के रूप में। तो उदाहरण के लिए कहें कि आप बैलगाड़ी बनाते हैं और मैं अनाज को उगाता हूँ, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपसे मुझे बैलगाड़ी खरीदना हो लेकिन आपको धान की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन मैं आपको धान के बदले में हो सकता है कुछ बकरियां दूं जो आपके पास अधिक समय तक रहे, और फिर आप उनका लेन देन दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आपको यदि मैं धान देता हूं तो फिर हो सकता है आपके इस्तेमाल के लिए वो जरूरी ना हो, और फिर वो खराब हो सकता है क्योंकि भंडारण की भी उस समय कोई स्थिति नहीं थी, बहुत अच्छा भंडारण का तरीका नहीं था। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि पैसा हमारे लेन देन और व्यापार को कितना आसान बनाता है। इनमें से कई सारे उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो शायद आपके समझने के लिए बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति को हम कई बार सोच ही नहीं पाते हैं कि पैसे के बगैर व्यापार किस प्रकार का होता था। तो वस्तु मुद्रा में हो सकता है आपको चावल की या फिर धान की जरूरत ना हो, लेकिन मैं आपसे बैलगाड़ी खरीद सकता हूँ और बैलगाड़ी के एवज में मैं आपको धान के बदले कुछ बकरियां दे सकता हूँ। हो सकता है कि आप कहें 5 बकरियां या 6 बकरियां, इस प्रकार से आप कहें एक बैलगाड़ी के एवज में मुझे दीजिए, और इस प्रकार से हम दोनों लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं का या फिर अनाज का भी इस्तेमाल किया गया। नमक का कई लंबे समय तक पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बात को हम समझ सकते हैं। तो ये इन सारी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में कैसे स्वीकार किया गया, पैसे के रूप में कैसे स्वीकार किया गया? इन्हें पैसे के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि इनमें इनका उपयोग अंतर्निहित था। इनका उपयोग अंतर्निहित था। कहने का मतलब कि ये इस्तेमाल की वस्तु थी, ये उपयोग की वस्तु थी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ भी दे दिया, लेकिन बैलगाड़ी के बदले में आपको जो कुछ भी देता हूँ वो भी इस्तेमाल का वस्तु है, वो भी उपयोगी वस्तु है, और इस प्रकार से दोनों ही उपयोगी चीजों का आदान प्रदान किया जा सका। तो ये सिर्फ आवश्यकता तक सीमित नहीं है, लेकिन आवश्यकता से बढ़कर ये उपयोग में परिवर्तित हो गया है। वस्तु विनिमय लेन देन में जहाँ पे आवश्यकता तक हम सीमित थे, वहां से मुद्रा वस्तु में या फिर वस्तु मुद्रा में आगे बढ़ करके अब हम उपयोग तक पहुंच चुके हैं। आवश्यकता से हम उपयोग तक पहुंच चुके हैं। अब हम उपयोग के आधार पे लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं और तय करते हैं कि किस चीजों को हम पैसे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बाद में फिर हमने देखा जैसे कि सोना और चांदी और जैसे अन्य धातुएं हैं, ये भी लोकप्रिय हुई और उनके अपने अपने कारण थे। तो यहाँ से पैसे का शुरुआत हुआ और इस प्रकार से आगे बढ़ा। पैसे के इतिहास का अगला हिस्सा है सिक्कों का प्रचलन। इस प्रकार से जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ा, व्यापार बढ़ता गया, लोग और बेहतर तरीके ढूंढने लगे और लगभग 600 ईसा पूर्व लिडिया, जो आज के तुर्की देश, जो तुर्की देश आपसे भी परिचित होंगे, मध्य पूर्व में ये देश पाया जाता है, वहाँ का एक क्षेत्र था लिडिया। जैसे क्षेत्रों में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों से आप सभी काफी परिचित होंगे। इनको बनाया जाना शुरू किया गया। यहाँ पे उसका एक चित्र भी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि चित्रों में अक्सर आंकी हुई कुछ प्रतिमाएं होती हैं या फिर कुछ चित्र होते हैं, और वो उनकी मान्यता को दर्शाते हैं कि ये मान्य है या नहीं है। किसी भी चीज को उकेर कर आप उसे सिक्के के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कई बार जो शासक हुआ करते थे, उनके राज्य में जो सिक्के हुआ करते थे उनमें उनके तस्वीरें हुआ करती थी, उनके तस्वीरें उकेरी जाती थी। इस प्रकार से सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों को मानकीकृत किया गया। प्रामाणिकता के लिए उन पर मुहर लगाई गई, जिससे व्यापार और अधिक कुशल हो गया। इससे मैं सोचता हूँ कि शासकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा जब उनके नाम की मुद्राएं या फिर सिक्के छपने लगे होंगे। ये उन्हें एक प्रकार का
नियंत्रण महसूस कराता होगा। हो सकता है कि शासक के रूप में उसके पूरे राज्य में सभी लोग उसे पहले ना जानते होंगे, लेकिन अब वस्तुओं का लेन-देन और व्यापार जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ होगा, वहाँ-वहाँ उसकी पहचान होगी। लोग उस सिक्के को देखेंगे और जानेंगे कि ये व्यक्ति है जो इस पूरे क्षेत्र का शासक है। तो ये उनके अहम के लिए भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बन गया था और वे इस प्रकार से छपाई करते थे और उनके ज़माने में, उनके शासनकाल के दौरान उनके सिक्कों का प्रचलन बढ़ता गया। सिर्फ ये उन शासकों के द्वारा ही नहीं, लेकिन अन्य प्रकार के जो व्यापारी थे या फिर लेन-देन करने वाले थे, उनके बीच में भी ये मानकीकृत किया गया और वे भी लेन-देन अब इन्हीं सिक्कों के माध्यम से ही करने लगे। तो हो सकता है शासकों के अहम से शायद इसकी शुरुआत हुई हो, किसी ने सुझाव दिया हो, लेकिन व्यापार करने वालों ने इसे दृढ़ किया और क्योंकि वो उसी सिक्के को स्वीकार करते थे लेन-देन के माध्यम के रूप में, इसलिए उन्हें मानक रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से 600 ईस्वी के पूर्व मध्य पूर्व में सिक्कों का प्रचलन शुरुआत हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कागजी मुद्रा में पहुंचते हैं, जिसे अंग्रेजी में पेपर मनी कहा जाता है। कागजी मुद्रा का आरंभ चीन देश के तांग वंश 7वीं सदी में हुआ और यह खास करके सोंग वंश जो था, अलग अलग वंश के शासक वहां पे हुआ करते थे, तो इसकी शुरुआत तांग वंश के शासकों ने की थी और फिर अगला जो वंश था सोंग वंश, उसमें ये काफी लोकप्रिय और काफी प्रचलित हुआ। यह अधिक एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और सुविधाजनक माध्यम बन गया। क्यों? क्योंकि इसका वजन कम था। यदि आप देखें तो सिक्के बहुत ही आधुनिक थे, काफी बेहतर थे, पशुओं की तुलना में, अनाज की तुलना में, सिर्फ आवश्यकता की वस्तुओं की तुलना में। लेकिन यदि हम देखें तो कागज का जो वजन है वो काफी कम होता है। यदि बहुत सारे सिक्के हो तो उन्हें ढोने के लिए काफी सारे गधों या फिर घोड़ों या फिर अन्य इस ऊँटों की जरूरत हो सकती है और व्यापारियों के लिए कई बार लंबे क्षेत्र तक इसे कर पाना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीन में और अरब देशों में, मध्य पूर्व में जो देश थे, उनमें जो प्रारंभिक जो व्यापार जो शुरू हुआ, खास करके जो रेशम मार्ग जिन्हें अंग्रेजी में सिल्क रोड कहा जाता है, इसके बीच में जो कुछ भी व्यापार होता था, मैं सोचता हूँ इसके सफल होने का एक प्रमुख कारण ये रहा होगा क्योंकि वो खरीदने के मूल्य को कागज के मुद्रा के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक काफी आसानी से और अधिक मात्रा में ले जा सकते थे। और जैसे जैसे ये काफी प्रचलित हो गया, हम देखते हैं कि फिर यूरोप ने इसे 17वीं सदी में अपनाया, काफी देरी से, क्योंकि 7वीं सदी में इसकी शुरुआत के बारे में हम हांग वंश से देखते हैं चीन में और 17वीं सदी तो तकरीबन 1000 वर्ष का यहाँ हम फासला देखते हैं। और ये हमें इस बात को भी समझने में सहायता करता है कि क्यों इस समय काल से पहले 14वीं सदी से पहले तक हम एशियाई कुछ देशों को बहुत संपन्न देशों के रूप में देखते हैं और ये इसका मुख्य कारण रहा था। और फिर हमने देखा कि जैसे ही इसी विधि को 17वीं सदी में यूरोप ने अपनाया, फिर वहाँ भी बहुत तेजी से बदलाव और बहुत तेजी से विकास होने लगे और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने पहल किया और उनकी बढ़ोतरी भी हुई। तो हम आवश्यकता की वस्तु के लेन देन से लेकर के अब लेन देन के लिए वस्तु के मुद्रा और फिर वहां से लेकर के सिक्के और फिर कागजी मुद्रा तक पहुंच गए हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि पैसे सफर जो तय करता है वो बैंक नोट और प्रतिनिधि मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बैंक नोट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी, इस प्रकार से एक नए रूप को लेता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा कि अलग अलग समय में किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने ये निर्धारण किया या फिर शुरुआत किया कि किसे पैसे के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। इस समय काल तक में हम देखते हैं कि बैंकों ने सोने या चांदी के भंडार पर आधारित नोट जारी करना शुरू किया, जिन्हें वास्तविक वस्तु के बदले भुनाया जा सकता था। भुनाना शब्द मैं सोचता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग इससे परिचित होंगे, आप जानते होंगे। जैसे कई बार भुनाने शब्द का इस्तेमाल चेक जब हम देते हैं उसके चेक को भुनाने के संबंध में भी किया जाता है। तो बैंक के पास काफी मात्रा में जो सोने इत्यादि जमा होते थे और उन्हें लोगों को सीधे बैंक से सोना या चांदी या कीमती धातु
ना देकर उसके एवज में, उसके बदले में कुछ प्रतिज्ञाएं दी जाने लगी, नोट जारी किए जाने लगे बैंकों के द्वारा कि ये जो आपको प्रतिज्ञा पत्र हम दे रहे हैं इसका कीमत भी उतना ही है। उसमें बैंक का नाम इत्यादि और उसे जारी करने वाले का हस्ताक्षर इत्यादि या फिर उनका छाप या मुहर इत्यादि लगाया जाता था। इस प्रणाली ने मुद्रा के मूल्य को ठोस संपत्ति से जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जो यहाँ पे दो अलग-अलग बातें हो गई। मुद्रा पहले एक ही था, जो भी मुद्रा था उसी में वो अंतर्निहित था, लेकिन अब देखते हैं कि बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट में अब जो नोट है या फिर जो छपे हुए पैसे का जो मूल्य है वो जोड़ दिया गया है। बैंक में जितने मात्रा में बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी इत्यादि उपलब्ध है उससे, तो ये जोड़ा हुआ राशि है। इस प्रकार से हम बैंक के नोट और प्रतिनिधि मुद्रा को समझते हैं। ये भी काफी समय तक बहुत अच्छे से चला और इसने भी व्यापार को और अधिक सुगम बनाया और इससे भी व्यापार की बढ़ोतरी हुई वैश्विक रूप से। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और एक बहुत ही खास पैमाने पर हम पहुंचते हैं जहां हम दरअसल में वर्तमान में पाए जाते हैं। और आप यदि सोच रहे होंगे कि हमारे समय में इनमें से कौन से मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, किस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सिक्के हैं, क्योंकि आप सिक्के भी देखते हैं, क्या ये कागजी पैसे हैं, क्योंकि आप कागजी पैसे भी इस्तेमाल में देखते हैं। आप में से कुछ लोगों की जेब में अभी होंगे, आपके बटुए में होंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या हम इस मुद्रा का इस्तेमाल वर्तमान में करते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस मुद्रा का इस्तेमाल वर्तमान में हम करते हैं वो एक अलग प्रकार का मुद्रा है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फियाट मनी, हिंदी में हम उसे कहते हैं घोषित मुद्रा। ये मुद्रा जो है या फिर ये जो पैसा है ये घोषणा के द्वारा बनाया जाता है। 20वीं सदी में अधिकांश सरकारों ने फिएट मुद्रा यानी घोषित मुद्रा को अपनाया जो किसी भौतिक वस्तुओं से समर्थित नहीं है। जैसे आपने देखा कि बैंक अपने पास उपलब्ध सोना या चांदी के एवज में पर आधारित नोट जारी करता था, लेकिन सरकारें इस प्रकार से नहीं करती है जो किसी भौतिक वस्तु से समर्थित नहीं होती है। कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो पैसा है ये सोना के द्वारा समर्थित है। यदि ये सोना के द्वारा, ये चांदी के द्वारा समर्थित होता तो आप उस पैसे को लेकर के बैंक में जाते और आप बोलते कि मुझे इतने ही मोल का सोना या चांदी दो और वो बैंक आपको देता। बैंक यदि ये जारी करता तो फिर बैंक आपको वो दे सकता था, लेकिन हम एक अलग प्रकार के मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए क्योंकि उसका किसी भी वस्तु के द्वारा समर्थन नहीं होता है, इसलिए आपको उसके एवज में कुछ भी वस्तु दिया नहीं जा सकता है, बल्कि सरकार में लोगों के विश्वास पर आधारित होता है। हम सरकार को चुनते हैं, सरकार पर भरोसा करते हैं कि वो सही प्रकार के पैसा को मानक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करेगी और हम उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए जिसे वो मुद्रा के रूप में घोषित करते हैं उसी प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप में से कुछ लोगों को नोटबंदी का समय याद होगा, जब प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पर आकर के उन्होंने घोषणा किया कि किस प्रकार से जो मुद्राएं हैं, कौन सी मुद्राएं का चलन बंद होगा, कौन सी मुद्राओं का चलन शुरू होगा, और फिर अगले दिन से काफी कुछ अफरा तफरी थोड़ी बहुत थी। उसके बाद हमने उनके द्वारा जो घोषित मुद्रा थी उनको पाने का हमने कोशिश किया। जो भी हमारे पास चलन में अब खत्म होने वाले नोट थे उनको हमने बैंक में जमा किया और इस प्रकार से हमने उस मुद्रा को हासिल किया जिनका उसने घोषणा किया था, जिन्हें उन्होंने मान्य ठहराया था और उसका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। खास करके घोषित मुद्रा के संबंध में एक घटना को समझना बहुत अनिवार्य है और वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1971 में स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया जाना था। उस समय वहां के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बात की घोषणा की कि कुछ समय के लिए जो भी घोषित मुद्राएं हैं या फिर बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट हैं उन्हें वस्तुओं के रूप में, चाहे वो सोने या चांदी के रूप में बदला नहीं जा सकता है। दरअसल में वो कुछ समय के लिए कहा गया था, लेकिन अभी भी वो जारी है और तब से ही जो गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर भारत में यदि कहा जाए तो जो सिल्वर स्टैंडर्ड था, चांदी का जो मानक था, ये समाप्त हो गया और जिससे वैश्विक स्तर पर फिएट मुद्रा या फिर घोषित मुद्रा की शुरुआत होगी और अब तकरीबन संसार के हर एक देश में घोषित मुद्रा का ही प्रचलन है, घोषित मुद्रा ही शुरुआत का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है पैसे का इतिहास।
किस प्रकार से आपके पास जो उपलब्ध पैसा है, चाहे वो आपके बैंक में हो, चाहे आपके वॉलेट में हो, आपके बटुए में हो, चाहे आपके जेब में हो, किस प्रकार से इसने यात्रा किया है और आप तक पहुंचा है, इसकी एक ये कहानी है। वैसे ये कहानी अपने आप में ही समाप्त नहीं होती है, पैसे का ये यात्रा आगे भी जारी रहता है और ये पैसे का यात्रा आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हमने पैसे के संबंध में कई बार बैंक शब्द का इस्तेमाल किया ही। ये बैंक शब्द है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे बढ़ा और वर्तमान में जो बैंक है वहां तक ये कैसे बना, इसकी भी अपनी एक अलग यात्रा है जो पैसे से ही काफी हद तक जुड़ी हुई है। तो इस हिस्से में हम बैंक के इतिहास, विकास और प्राचीन मंदिरों से डिजिटल युग तक इसके सफर को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़े, ये यात्रा काफी रोचक होगा आपके लिए। शुरुआत हम देखते हैं कि सबसे पहले प्राचीनतम जो बैंक है, एंशिएंट जो बैंक है, उसके क्या रूप थे, इसे हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया और यूनान और रोम में मंदिर जमा और ऋण के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते थे। मंदिर वो जगह हुआ करते थे जहां पे पैसे को जमा किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। इसके क्या कारण हो सकते थे? मंदिर समाज में उच्च प्रतिष्ठा और विश्वास या भरोसे के केंद्र थे। ये बहुत ही ध्यान दिए जाने वाली बात है। इन मंदिरों में धन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र और संरक्षित स्थान बनाया जाता था। सही सुरक्षित जगह माना जाता था। यहाँ पे कोई भी प्रतिष्ठित जगह हुआ करते थे तो कोई भी इस पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे और इसलिए इसे स्थान पे इन सारे धन को रखा जाता था। इसके अलावा धार्मिक नेताओं की निगरानी में यह चोरी या नुकसान से भी सुरक्षित रहता था। तो ये थे हमारे सबसे प्राचीनतम बैंक का एक रूप या फिर मंदिर का वो हिस्सा जिसे बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि इस पूरे प्रचलन का शुरुआत भरोसे के साथ होता है। क्यों मंदिर ही? क्योंकि वहां पे लोगों के विश्वास थे, भरोसा वहां पे लोगों का जुड़ा हुआ था। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं मध्यकालीन बैंकिंग या फिर मध्यकाल में बैंकिंग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया, खास करके जब हम मध्यकाल के बारे में बातचीत करते हैं तो हम 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के हम बातचीत करते हैं और हम देखते हैं कि मध्यकालीन बैंकिंग का यहाँ पे शुरुआत होता है और इटली के फ्लोरेंस और वेनिस जैसे नगर राज्य मध्य युग बैंक के केंद्र हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं कि इटली उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था जिसके अलग अलग नगर, बड़े नगर हुआ करते थे, जिसमें से फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर हुआ करते थे और वे मध्य युग के बैंकिंग के केंद्र थे। और खास करके इस पूरे मध्यकालीन बैंकिंग में एक मेडिसी परिवार को हम काफी प्रमुख रूप से देखते हैं। आधुनिक बैंकिंग की प्रथा को शुरुआत करने के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में यदि कहा जाए तो उनकी पहुंच काफी बड़ी थी और काफी सारी चीज, काफी सारे जो ज्ञानोदय जो यूरोप में हुआ उससे संबंधित जितने भी चित्रकलाएं इत्यादि हुआ करते थे उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बैंकिंग जो व्यवस्था है, आप में से कई सारे लोगों ने यदि सुना होगा डबल एंट्री प्रोसेस, जो पैसे के लेन देन को व्यवस्थित करने का तरीका होता है, वो भी इनके ही द्वारा शुरू किया गया था। इनमें काफी बड़े और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हुए थे। तो फ्लोरेंस और वेनिस जैसे नगर राज्य व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जिससे वहां बैंकिंग का तेजी से विकास हुआ। मुख्य रूप से वहां पे व्यापार पे काफी ध्यान दिया गया। मेडिसी परिवार ने बैंकिंग को संगठित किया और जमा, ऋण तथा खातों के प्रबंधन जैसे आधुनिक बैंकिंग की प्रथाओं की शुरुआत की। ये वो परिवार था जिन्होंने इसकी शुरुआती इन पे आप कह सकते हैं कदम रखा। इनका नवाचार क्षमता और वित्तीय कुशलता ने यूरोप में बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता और विकास का आधार प्रदान किया। तो यहाँ जो हम नवाचार क्षमता कहते हैं, इसे समझने का तरीका है कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी संगठन में नए तरीकों को प्रस्तुत करना और उन्हें बहुत ही व्यवहारिक ढंग से लागू करना, फिर लोगों को आश्वासन दिलाना कि ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर माध्यम है। इस तरीके को या फिर इस प्रकार से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता को हम नवाचार क्षमता कहते हैं। यानी फिर से किसी भी व्यक्ति या संगठन में नए विचारों को
प्रस्तुत और उन्हें उन्हें मजबूत करने के लिए और उनका व्यवहारिक रूप लोगों को देखने में सहायता करने के लिए, प्रभावित करने की जो क्षमता है उसे हम नवाचार क्षमता कहते हैं। तो इन लोगों की नवाचार क्षमता और वित्तीय कुशलता ने यूरोप में बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता और विकास का आधार प्रदान किया। और हम देख सकते हैं कि जिसकी शुरुआत भरोसे के साथ हुई थी, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इनके कौशलता की वजह से आगे बढ़ा, कौशलता से हम बढ़त को देख सकते हैं। इससे आगे बैंक का नजारा और थोड़ा बदलता है और अब केंद्रीय बैंक के रूप में इसके रूप को हम देख सकते हैं। सन 1994 में स्थापित बैंक ऑफ इंग्लैंड पहला केंद्रीय बैंक बना। इसके उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और मुद्रा का प्रबंधन करना था और बाद में विश्व भर में इसके इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गई। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 18वीं सदी में युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे इसे युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका भी मिली। युद्ध के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, संसाधनों के लिए पैसे की जरूरत होती है और ये वो समय था जब केंद्रीय बैंक जिसकी शुरुआत हुई थी उसने ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया करा करके अपने मजबूत स्थिति को बनाए रखने में सहायता किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसे बड़े पैमाने पर युद्ध के खर्च के लिए मुद्रा जारी की और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का प्रबंधन किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नया मोड़ ले रहा है। इसके नए बैंक के नए रूप के साथ ही इसके हम नए प्रभाव को भी देख पा रहे हैं, नई भूमिका को भी देख पा रहे हैं। खास करके बड़े और वैश्विक युद्ध जो हुए हैं उनसे संबंधित क्या इनका संबंध है, इस बात को हम देख पा रहे हैं। विश्व युद्ध के बाद केंद्रीय बैंकों की भूमिका वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति यानी महंगाई जैसे आर्थिक संकटों को नियंत्रित करने में और अधिक महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या पैसे और युद्ध का कोई संबंध है। और इस प्रकार से केंद्रीय बैंक या फिर इससे पहले जो भी बैंक हुआ करते थे वो अपने अपने जो बैंक के जो मालिक हुआ करते थे उनके ऊपर उनका एकाधिकार हुआ करता था। और फिर अब हम केंद्रीय बैंक को जब हम देखते हैं तो ये किस प्रकार से शासन के साथ जुड़ रहा है या फिर अपनी एक साथ आगे की यात्रा को व्यवस्थित करने का एक प्रयास के रूप में बैंक का ये अगला कदम है केंद्रीय बैंक। और इसे हम समझ सकते हैं तो ये व्यक्तिगत केंद्र से बदल करके अब एक व्यवस्थित बैंक के रूप में बन जाता है और ये केंद्रीय बैंक का रूप ले लेता है। इससे बदलकर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को हम देखते हैं। यहाँ पे आधुनिक बैंक बचत खाते, ऋण, क्रेडिट सुविधाएं और निवेश विकल्प जैसे विविध सेवाएं प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंकिंग का महत्व काफी बढ़ गया है, जिससे ऑनलाइन लेन देन, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसे तकनीक ने बैंकिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मुझे आज भी याद है वो समय जब बैंक में शुरुआती तौर पर कंप्यूटर का प्रस्ताव रखा गया था, कंप्यूटर को पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था। उस समय काफी अफरा तफरी है, लेकिन कंप्यूटर के आते ही बैंकिंग में भी आधुनिकीकरण हो गया और फिर कई सारे बातें, खास करके जो धीमी जो प्रणाली हुआ करती थी लेन देन की, वो काफी तेजी से होने लगी और वो बैंक में काम करने वालों के लिए काफी बड़े बदलाव का भी दौर था। लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ बहुत सारे सुविधाएं भी उपलब्ध हुई जो पहले नहीं संभव थे। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो पहले संभव नहीं थी लेकिन आधुनिक बैंक के साथ हम देख पाते हैं। आधुनिक बैंक व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुआयामी सेवाएं उपलब्ध करता है, जिस प्रकार से हमने पहले ही देखा, और जिससे वित्तीय लेन देन तेज और सुविधाजनक हो गया है। पहले के जो बैंकिंग के प्रणाली थे उसके अनुसार आप शायद हो सकता है अपने ही राज्य भर में, अपने ही राज्य के अंतर्गत लेन देन कर सकते थे, लेकिन अभी आधुनिक बैंक होने की वजह से आप सिर्फ ना ही राष्ट्रीय तौर पर, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी लेन देन संभव है और लेन देन संभव ही नहीं, लेन देन किया जा रहा है। तो डिजिटल बैंकिंग ने भौतिक शाखाओं पर निर्भरता कम कर दी है, जिससे ग्राहक अब कहीं से भी लेन देन कर सकते हैं। वो समय आपको याद होगा जब आप एक दूर दराज गांव में रहते थे और आपको बैंक का इस्तेमाल करने के लिए एक लंबी यात्रा करके शहर जाना पड़ता था ताकि आप बैंक से संबंधित कार्य इत्यादि कर सके, पैसे निकाल सके। लेकिन जैसे जैसे इसका आधुनिकीकरण हो गया, आप तकरीबन
वर्तमान समय में कहीं पे भी रह करके लेन देन कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि बहुत ही कम स्थिति में ही लोग बैंक इत्यादि जाते हैं, अन्यथा सारे काम घर बैठे या फिर जहां कहीं भी वो होते हैं वहीं से हो जाती है। आप में से भी कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक ने बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है, जिससे वित्तीय लेन देन का स्वरूप बदल रहा है। इस बारे में हम विस्तार से और अधिक आने वाले वीडियो में देखेंगे, इसे जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि ये ब्लॉकचेन तकनीक ये क्या तकनीक है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे भी और अधिक विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका आधार बैंक किस प्रकार से काम करता है और बैंक का सफर कहाँ तक पहुंचा है। तो ये बैंक का सफर यहाँ तक पहुंचा। यहां से आगे हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार प्रणाली और पैसे, इनके बीच का क्या संबंध है। आधुनिक सरकार की नीतियां, पैसा और बैंकों पर इसका क्या प्रभाव है, इस बात को हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान सरकार और पैसे या फिर बैंक के संबंध में कुछ बातें यदि हमें जाननी हो तो हम मौद्रिक स्थिति, राजकोषीय नीति, बैंकों के नियमन और क्रिप्टो करेंसी और विकेंद्रित मुद्राओं से संबंधित इसके हिस्सों को समझ सकते हैं। और ये हमें सरकार की क्या भूमिका है बैंक और लोगों से संबंधित या पैसे से संबंधित, इस बात को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा इसका मौद्रिक नीति। सरकार और नियमन क्या करते हैं। मौद्रिक नीति ये तय करते हैं, कुछ नियमन बनाते हैं। सरकारें और केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करते हैं ताकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास को प्रबंधित किया जा सके। यदि हम देखें कि कई अधिक मात्रा में यदि पैसों का आपूर्ति किया जाता है तो उससे हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पैसों का मोल घट सकता है। पैसे का एक जरूरी गुण है कि वो दुर्लभ होना चाहिए। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि यदि सभी को पैसा ही चाहिए तो क्यों सरकार ये बैंक ऐसा नहीं करती है कि वो सीधा सीधा पैसे की छपाई करे और सभी लोगों को दे दे, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं करते हैं, या फिर इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम देखने का और समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक सोचने वाली बात है कि यदि सभी को पैसा ही चाहिए तो क्यों इसे छाप छाप कर लोगों को नहीं दिया जाता है या नहीं दिया जा सकता है। तो सरकार इस बात का नजर रखती है, नीतियां बनाती है कि किस मात्रा में ये आपूर्ति होना चाहिए, कितने अधिक मात्रा में पैसों की छपाई की जानी चाहिए और जितने भी लोन इत्यादि होते हैं, ऋण इत्यादि लिए जाते हैं, उनकी क्या कीमतें होनी चाहिए। सरकार ये तय करती है कि बैंक बहुत अधिक मात्रा में लोन के एवज में ब्याज लोगों से ना ले। सूदखोरी इत्यादि जैसी समस्याएं जो पहले हुआ करती थी, जहां पे लोगों को जो भी धनराशि दी जाती थी जरूरत के लिए, उसके एवज में बहुत अधिक ब्याज वसूला जाता था। दुर्भाग्य से आज के भारत में भी कई सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये सारी समस्याओं को हम देखते हैं। तो बैंक व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से लोगों का फायदा ना उठाए और इस बात को सरकार नियमित करती है, नीति इत्यादि बना करके तय करती है, और ताकि जो महंगाई है वो भी बहुत अधिक ना बढ़े और बेरोजगारी इत्यादि भी ना हो और आर्थिक विकास को प्रबंधित किया जा सके, सही रीति से ये बढ़ सके। उदाहरण के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को प्रबंधन करने का काम करते हैं। ये सरकार के निर्देश के अनुसार इनके अंतर्गत पाए जाने वाली सभी बैंक के नियमन करते हैं और लोगों का फायदा ना उठाया जा सके, इस बात को ये तय करते हैं। दूसरा है राजकोषीय नीति, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये मूल रूप से इसका संबंध है सरकारें कर वसूली और सार्वजनिक खर्च का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए करती है। आप में से कई सारे लोग कर के बारे में ये सोचते होंगे कि कर तो दरअसल में सिर्फ वही लोग देते हैं जो निश्चित मात्रा से अधिक कमाते हैं। वर्तमान में जैसे कहा या सोचा जा सकता है कि जो 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं वो टैक्स या कर देते हैं और जो नहीं, हम तो नहीं देते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितनी भी वस्तुओं को हम खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें से सरकार कर वसूली करती है और उसके दाम को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उस वस्तु का कीमत और साथ ही साथ उसमें कितना आपको कर सरकार को दिया जा रहा है, कितना कर सरकार उसमें से वसूल कर रही है, हर एक वस्तु का
कर लिया जाता है। ये बातें आप जानकारी वहाँ पे से देख सकते हैं। तो ये ना सोचे कि हम इतनी मात्रा में पैसा कमाते हैं तो ही हमें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। दरअसल में टैक्स या कर आप जितना भी रुपये कमाते हैं, यदि आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को खरीद बिक्री करते हैं, तो आप टैक्स देते हैं, कर आप देते हैं। यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप जिन भी वस्तुओं को खरीदते हैं उनके पीछे आप ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या क्या विवरण दिए जाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो वस्तु आपने खरीदा है उसमें से सरकार कितनी टैक्स या फिर कर ले रही है। तो फिर इसमें से जो घाटा होता है या फिर जो अधिवेश होता है ना, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु, जिसे सरल रूप से हम ये समझे कि हमने मान लीजिए गेहूं उगाया और गेहूं का फसल अच्छा नहीं हुआ इस प्रकार इस साल, तो फिर उसमें घाटा हो जाएगा। या फिर अगर बहुत अच्छा गेहूं का फसल हुआ, बम्पर फसल हुआ, तो अच्छी कटाई हुई, तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, अधिवेश हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कर्ज और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं और इससे ही सरकार संचालित करती है कि कितने मात्रा में कौन सी वस्तु पर कर बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ताकि आर्थिक स्थिरता प्रभावित बहुत अधिक ना हो, आर्थिक स्थिरता देश में बनी रहे। ये सरकार का काम है और इसी से संबंधित सरकार बजट पेश करती है हर साल, जिसे आप सुनते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा और विषय भी होता है। ये सारी आपके प्रतिदिन के जीवन से संबंध रखने वाली बातें हैं। ये कोई किताब में पढ़े जाने वाली बातें तक ही नहीं है, इसलिए आप जरूर इन्हें समझें और इन्हें देखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से सरकार ये तय करती है कि कितने मात्रा में कर लिया जाए, क्यों कर लिया जाए, और यदि अधिक मात्रा में कर आ रहा है तो उसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि देश की उन्नति हो, या फिर राष्ट्रीय कर्ज यदि है तो उसे कम किया जा सके। अगला हिस्सा जो सरकार का है वो बैंकों का नियमन है। सरकारें सुनिश्चित करते हैं कि बैंक सुरक्षित रूप से काम करे, जो अक्सर केंद्रीय बैंक की निगरानी में होती है। बैंकों को कोई बैंक में पैसे इत्यादि होते हैं, ऐसा ना हो कि कोई इन पर हमला कर दे और फिर सारा पैसा लूट करके चले जाए। तो इन सारे बातों का सरकार सुनिश्चितता प्रदान करती है कि वे सुरक्षित रूप से काम कर सके। और साथ ही साथ जो बैंक केंद्रीय बैंक है भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंक पर नजर रखती है कि कौन बैंक किस प्रकार से काम कर रहा है। इसी से संबंधित कुछ बातों को आपने देखा था कि पिछले दिनों में कई सारे अलग अलग 2 बैंक 3 बैंक को एक साथ कर दिया गया। आरबीआई ने कहा कि आप जो अलग अलग 3 बैंक हैं आपको एक साथ काम करना होगा, और इस प्रकार से उन्हें एकीकृत कर दिया गया। और इसी प्रकार से, इसी वजह से आप कई सारे शाखाओं में जब जाते हैं तो आपको 3-3 बैंक, 2-2 बैंक के नाम दिखते हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जमा बीमा भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों की निगरानी में करता है और उनके सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। जो भी बीमा इत्यादि है, हर बैंक का भी अपना बीमा होता है। आप सोचते हैं कि ये जो बीमा है वो सिर्फ हमारे जीवन बीमा ही होता है, नहीं, हर एक चीज का बीमा होता है। और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंक भी बीमाएं लेती है, और ये जितने भी बैंक हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लेते हैं, ताकि हमारा जो पैसा है, यदि कुछ आपत्ति हो जाए, आग लग जाए या कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थिति में हमारा जो राशि बैंक में है वो डूब ना जाए, वो खत्म ना हो जाए, लेकिन वो हमें वापस मिल सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को एक निश्चित राशि तक की गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। तो यदि कुछ ऐसा स्थिति होता है जहां पे आप पैसा देते हैं तो आपको कम से कम इतनी मात्रा में जो है आपको पैसा उपलब्ध मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, आपका पैसा पूरी तरह से डूबेगा नहीं। इस बात की सुनिश्चितता केंद्रीय बैंक के माध्यम से कार्य करते हुए सरकार तय करती है। ऐसे बैंकों का नियमन होता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और विकेंद्रित वित्त या फिर विकेंद्रित मुद्राएं हैं, और सरकारी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के उदय से जूझ रही है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से स्वतंत्र रूप से काम करती है। अभी तक की जितनी मुद्राएं थी उनका नियंत्रण काफी हद तक बैंकों के पास था, और सरकार बैंक के साथ मिलकर के उन्हें नियंत्रित या फिर नियमित करती थी। लेकिन आने वाले समय की जो मुद्राएं हैं वो विकेंद्रित मुद्राएं हैं,
उनका केंद्र एक जगह पे नहीं है और इसे सरकार समझने का कोशिश कर रही है। इसी प्रयास में चुनौती से निपटने के लिए कुछ देश केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन CBDC कहती है, इसे विकसित कर रही है ताकि इस तकनीक का फायदा उठा करके विकेंद्रित मुद्रा को भी जारी किया जा सके, लेकिन नियमित तौर पर और सही इस प्रकार से किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी ना हो और लोगों को नुकसान ना हो। इस प्रकार से सरकार जो है बैंकों का नियमन करती है ताकि बैंक सही रीति से नियम के अंतर्गत काम कर सके, नीति के अंतर्गत काम कर सके और उपभोक्ताओं को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सरकार के काम है। तो अंत में मैं आपको 3 सूत्रीय सारांश बताता हूं हर एक पहलू के। सबसे पहले मुद्रा के विकास के बारे में। मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ, जिसमें बार्टर प्रणाली या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली से, यानी वस्त्र मुद्रा जैसे कि नमक, अनाज, धातु, और फिर सिक्के, कागजी मुद्रा, और फिर अंत में फिएट मुद्रा यानी घोषित मुद्रा जो सरकारी विश्वास पर आधारित है, में परिवर्तित हुआ। ये पैसे के यात्रा के बारे में हमने देखा। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, और फिर वस्तु मुद्रा, और फिर सिक्के के रूप में, और फिर कागजी मुद्रा, और फिर अंत में अभी जहां पे हम हैं ये फिएट मुद्रा यानी घोषित मुद्रा का समय है, दौर है। दूसरा हमने देखा बैंकों के विकास के बारे में। बैंकों की शुरुआत प्राचीन मंदिरों से हुई जहां जमा और ऋण सुरक्षित रूप में रखे जाते थे। इसके बाद इटली के नगर राज्यों में आधुनिक बैंक विकसित हुई। आज के बैंकिंग प्रणाली डिजिटल सेवाओं और तकनीकों जैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के नवाचार के साथ उपलब्ध है। ये बैंक की यात्रा है। और अब हम सरकार के इसमें अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, या फिर इसमें किस प्रकार से सरकार इन दोनों बातों से जुड़ी हुई है, इसे हम समझते हैं कि सरकारें मुद्रा प्रदर्शन को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि धन की आपूर्ति, कितने मात्रा में धन का छपाई होना चाहिए, और ब्याज दर को नियंत्रित करते हैं। यदि ब्याज बैंक देती है तो कितने मात्रा में लोगों से बैंक जो है वो ब्याज वसूल सकती है। इसके साथ ही बैंकों का नियमन करती है ताकि ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ग्राहकों का बैंक फायदा न उठा सके। अब क्रिप्टो करेंसी के उदय के कारण कई देश में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर भी विचार कर रहे हैं। और ये 3 सूत्रीय सारांश है और इसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का सत्र आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ होगा और आपने देखा कि पैसे का शुरुआत और आगे बढ़ना, उसका यात्रा किस प्रकार से हुआ, हम वर्तमान तक कैसे पहुंचे, बैंक की इसमें क्या भूमिका रही, और व्यापार को बैंक और व्यापार का क्या लेना देना है, पैसे से इसका क्या ताल्लुक है, और साथ ही सरकार की इसमें क्या भूमिका है, इसे भी आपने बेहतर समझा होगा। नमस्कार।